हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपनी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर थर्ड का सब पार्ट ये लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था पार्लियामेंट को, जो कि यूनियन लेजिस्लेटिव होती है, मतलब केंद्र विधायिका होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट नीचे आता है किसके, सेंटर के। तो सेंटर के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें जो हमारी सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी होती है लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके नीचे उसकी सबऑर्डिनेट बॉडी पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स। क्योंकि हमारे वहां पे 28 स्टेट्स हैं, तो इसलिए 28 लेजिस्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर यूटीज भी आते हैं। अब हमको सारे स्टेट के बारे में नहीं पढ़ना, हमको सारे स्टेट का लेआउट देखना है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझ में आ गई बात। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। ठीक है दोस्तों, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा राज्य विधायिका। अब स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में कहां दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पार्ट 6 आर्टिकल नंबर 168 से लेकर के आर्टिकल नंबर 212 तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 168 से लेकर के आर्टिकल नंबर 212 में स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में प्रोविजंस किए गए हैं, जहां पे कैसा उसका कंपोजिशन होगा, कैसे कितनी एज के उसके अंदर लोग आएंगे, कहां से लोग आएंगे, ये सब कहां दिया हुआ है, पार्ट 6 में आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर्स की। क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट में एक थी लोकसभा, एक थी राज्यसभा, जिसको हम बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते थे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 28 स्टेट हैं, तो क्या सारे स्टेट में बाइकैमरलिज्म होगा, 2 हाउसेज होंगे? नहीं, वो हमको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब स्टेट लेजिस्लेचर्स में कौन कौन होता है, अगर मैं बात करूं किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर्स की अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन होता है स्टेट लेजिस्लेचर्स में बच्चों? आपका एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, और एक होता है गवर्नर। जिस तरह से हमने सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से हम स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर को पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति, जो कि हमारा प्रेसिडेंट होता है, वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं था, मतलब ना ही लोकसभा का पार्ट था और ना ही राज्यसभा का पार्ट था। ठीक इसी तरह से गवर्नर इन दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। गवर्नर इज नीदर अ मेंबर ऑफ विधानसभा नॉर विधान परिषद। मतलब ये जो गवर्नर है, ना ही विधानसभा का मेंबर होता है और ना ही विधान परिषद का मेंबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विधान परिषद को और क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और विधानसभा को और क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है दोस्तों, राज्य विधानसभाएं और राज्य विधान परिषद। हर स्टेट में विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर होता ही होता है, हर स्टेट में। परंतु हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी कि विधान परिषद नहीं होती है। भारत में केवल और केवल 6 स्टेट ऐसे हैं, केवल और केवल 6 स्टेट ऐसे हैं
जहां पे विधान परिषद से कौन कौन से वो स्टेट हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। प्लीज याद रखिएगा ये स्टेट्स यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका केवल और केवल भारत में इन 6 स्टेट्स में ही विधान परिषद है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। और जिन स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगी, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाईकैमरलिज्म। क्या बोला जाएगा? बाईकैमरलिज्म, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या बोला जाएगा दोस्तों? इसको द्विसदनात्मक व्यवस्था। मेरी बात समझ गए आप? जिन स्टेट में विधानसभा विधान परिषद दोनों होंगी उसको बोला जाएगा बाईकैमरलिज्म, मतलब दोनों सदनों का होना। और जिस स्टेट में केवल और केवल विधानसभाएं होंगी उसको बोला जाएगा यूनिकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म, एक सदनात्मक व्यवस्था। स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट कौन कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। गवर्नर दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। विधान परिषदें सारे स्टेट्स में नहीं है, किन स्टेट्स में है आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आएगी दोस्तों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर को क्या बोला जाता है। विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इनको बोला जाता है एमएलए। क्या बोला जाता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधायक। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? विधायक। चाचा विधायक है हमारे, तो चाचा कहाँ बैठते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। क्लियर है? क्या बोला जाता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी किनको बोला जाता है? जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें कंपोजिशन की, कंपोजिशन का मतलब स्ट्रक्चर की, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, मतलब अब इन संरचना की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 500 हो सकती है, मैक्सिमम 500 हो सकती है एंड मिनिमम 60 हो सकती है। क्या हो सकती है? 60 हो सकती है। मैक्सिमम 500, मिनिमम 60, क्योंकि सारे स्टेट में पॉपुलेशन इक्वल नहीं है, दैट इज व्हाई ये क्राइटेरिया हर स्टेट में डिफर करता है। मतलब जनसंख्या एक समान न होने के कारण विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। समझ में आ गया? अच्छा, तो इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक है दोस्तों पॉपुलेशन। किस बेस पे जनसंख्या आ जाती है इनकी? पॉपुलेशन के बेस पे। किसके बेस पे? पॉपुलेशन के बेस पे। इसका मतलब जिस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट में एमएलए की संख्या भी क्या होगी? हाईएस्ट होगी। उस स्टेट में एमएलए की संख्या भी क्या होगी? सबसे अधिक होगी। बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? क्लियर है दोस्तों? तो ये रेशनल क्या है एमएलए के लिए? तो वो है आपका पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि कुछ स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड,
मिजोरम, सिक्किम, इन स्टेट में 60 से भी कम मेंबर्स हैं इनके स्टेट लेजिस्लेटिव में। तो क्यों है ऐसा कारण? क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। दे हैव लेस पॉपुलेशन। ठीक है, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। क्लियर? यहां तक क्लियर? क्लियर? पक्का? अब बात करते हैं कि विधान परिषद में सदस्य कितने आ सकते हैं। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मतलब विधानसभा का 1/3 होगी। कितना होगा? 1/3, 1/3 ऑफ विधानसभा, 1/3 ऑफ विधानसभा। क्लियर? अगर विधानसभा में 30 मेंबर हैं तो उस राज्य में अगर विधान परिषद होगी तो उसमें 10 मेंबर होंगे। 1/3 ऑफ विधानसभा, 1/3 ऑफ विधानसभा। कहां लिखा है? तो इसको कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करेगा? ये चीज याद रखने वाली है। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। क्लियर है यहां तक बातें? क्लियर? तो ये बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। जिस किसी भी किताब को आप पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको बताई है, या फिर आप अपने हिसाब से जो पढ़ रहे हैं, तो ये दिमाग में ये आपके डायग्राम रहना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। इतनी बेसिक बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए आपके दिमाग में। क्लियर? 1/3 ऑफ द विधानसभा, ये इसका है। क्लियर है? अब बात करते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर को हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे किसके साथ में? गवर्नर को हम पढ़ेंगे कंपैरिजन करके प्रेसिडेंट और गवर्नर एक साथ पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? तो ये हम इसको पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में। कहां पढ़ेंगे दोस्तों? इसको पढ़ेंगे हम एग्जीक्यूटिव में। क्लियर है ना? ये चीज हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में यार, फटाफट से। ठीक है, जहां तक आपको समझ में आ रही है चीजें, ये अगर आप ऐसे करके पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। प्लस दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं। ठीक है, तो फटाफट से ड्रॉ कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। चलो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं हम इसको। ठीक है दोस्त, हम दो हाउसेस की बात करेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा एंड विधान परिषद, बेसिक सी चीजें हैं, यहां खत्म कर दी। इसको और क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
इसको क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में खुद लिख लीजिए बेटा, हिंदी में आप खुद लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा आपकी इलेक्टेड हाउस होती है। इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, मतलब इसमें सभी मेंबर्स का क्या होता है? चुनाव होता है। क्या होता है जी? चुनाव, निर्वाचित। विधान परिषद इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड निर्वाचित, नॉमिनेटेड मनोनीत, इलेक्टेड निर्वाचित और नॉमिनेटेड मनोनीत, मतलब बुलाया जाएगा। इलेक्टेड बाय इलेक्शन, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, मनोनीत गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा। क्लियर? इलेक्शन कितने मेंबर? अगर 6 मेंबर हैं तो 6 में से 5 मेंबर इलेक्टेड होंगे। 6 में से 5 मेंबर इलेक्टेड होंगे। कितने बचे? 1 बचा। तो 6 में से 1 मेंबर नॉमिनेटेड होगा। 6 में से 1 मेंबर नॉमिनेटेड होगा। क्लियर? पूरा इलेक्टेड हाउस है, पूरा। क्लियर? अब इसकी लिमिट मैंने आपको बताई थी 60 से लेकर के 500 तक। क्लियर है? 60 से लेकर के 500 तक, 60 से लेकर के 500 तक। क्लियर? ठीक है, 60 से लेकर के 500 तक। अगर मैं बात करूं एज की, अगर मैं बात करूं उम्र की, तो वो है 25 साल। कितनी है एज की उम्र? 25 साल। मतलब अगर आपको एमएलए बनना है, विधानसभा का मेंबर बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल की उम्र होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है जी? मिनिमम अयोग्यता 25 साल। क्लियर? अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो 25 साल प्लस प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का नागरिक, भारत का नागरिक प्लस उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, उस स्टेट का डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब समझते हैं आप? स्थायी निवासी, रेजिडेंट प्लस डोमिसाइल। समझ में आ गई आपको मेरी बात? रेजिडेंट प्लस डोमिसाइल। क्लियर? स्थायी निवास प्रमाण पत्र उसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य में एमएलए होगा। ठीक है? क्लियर? सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस डोमिसाइल, दोनों चीजें। क्लियर? अगर बात करें विधानसभा के मेंबर की, तो ये 5/6 इलेक्शन से आएंगे, 5/6 इलेक्शन से आएंगे। लेकिन इनके इलेक्शन के लिए, अच्छा यहां मेरी बात ध्यान सुनना, यहां जो इलेक्शन होगा उस स्टेट का हर नागरिक, उस स्टेट का हर नागरिक जो 18 वर्ष प्लस का है वो वोट डाल सकता है। उस स्टेट का हर नागरिक जो 18 प्लस का है वो वोट डाल सकता है। बट यहां पर जो इलेक्शन होगा इसमें कौन कौन वोट डालेगा? तो इस 5/6 में कौन कौन वोट डालेगा? 1/12 के लिए म्युनिसिपैलिटी के लोग वोट डालेंगे। म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी 1/12 के लिए म्युनिसिपैलिटी के लोग वोट डालेंगे।
बात समझ में आ रही? ध्यान से समझिएगा आप मेरी बातों को कि 1/12 के लिए म्युनिसिपालिटी के वोट डालेंगे मेंबर्स, और फिर 1/12 के लिए एमएलए वोट डालेंगे, फिर 1/12 के लिए एमएलए वोट डालेंगे, 1/3 के लिए डॉक्टर्स वोट सॉरी टीचर्स वोट डालेंगे। कौन डालेगा? टीचर्स, उस स्टेट के 10 प्लस 12th को पढ़ाने वाले टीचर्स। फिर 1/3 के लिए डिग्रीधारी, जिसके पास भी ग्रेजुएट की डिग्री है वो। ये बात थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, आपको डाटा कुछ भी याद नहीं रखना, एग्जाम में नहीं पूछता। प्रीवियस ईयर उठा के देखो, एग्जाम में नहीं पूछता। बट मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। म्युनिसिपालिटी पता है आप लोगों को? लोकल बॉडी म्युनिसिपालिटी हो गया। अगर आप शहर में रहते होंगे तो नगर निगम बोलते हैं इसको, ठीक। 1/12 मेंबर के लिए इस 5/6 में, जैसे आप इनको तो पूरा जोड़ोगे ना तो 5/6 आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। यहां कहने का मतलब यह है बेटा कि म्युनिसिपालिटी, एमएलए, टीचर्स और डिग्रीधारी वोट डालेंगे। केवल इतना याद रख लो, ये डाटा बिल्कुल याद मत रखो, केवल इतना याद रख लो, आप एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। केवल इतना, डिग्रीधारी, टीचर्स, एमएलए और म्युनिसिपालिटीज। यहां पर हर बंदा जो 18 प्लस का है वो वोट नहीं डाल पा रहा। हर बंदा जो 18 प्लस का है वो वोट नहीं डाल पा रहा, और यहां पर एमएलए भी वोट डालने आ रहे हैं। इसीलिए इस हाउस को डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस बोलते हैं, मतलब प्रत्यक्ष इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस बोलते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ, ठीक है। और 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करेगा। कहां से करेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लिटरेचर से, आर्ट से, सोशल साइंस से और सोशल वर्क से और साइंस से। तो इसके लिए वर्ड आप याद रखते हैं क्लास या फिर क्लास। कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिख लीजिए कॉपी में, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। अच्छा, यहां पर एज क्राइटेरिया क्या है प्लीज याद रखेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? 30 ईयर। और बाकी सारा सेम क्राइटेरिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, डोमिसाइल होना चाहिए। प्लीज याद रखिए इन चीजों को, ये बेसिक डायरेक्ट आपसे यहां से एग्जाम से क्वेश्चन आ जाते हैं और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चार्ट याद रखना है आपको। अगर मैं बात करूं विधानसभा के टेन्योर की, तो विधानसभा का टेन्योर 5 इयर्स होता है। 5 साल के लिए विधानसभा को बनाया जाता है, जो कि स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बनाती है। और विधानसभा का टेन्योर 5 ईयर होता है। बट विधानसभा को किसी भी समय पार्लियामेंट के द्वारा इसका डिसोल्यूशन कर दिया जा सकता है। विधानसभा का किसी भी समय पार्लियामेंट के द्वारा विघटन कर दिया जा सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है सेंटर मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि भारत अविभाजित राज्यों का संघ होगा, जहां पे राज्यों का कोई भी निश्चित औचित्य नहीं है, मतलब स्टेट को कभी भी तोड़ा जा सकता है, बट स्टेट यूनियन को नहीं तोड़ सकता। क्लियर है? समझ में आया? मतलब यह है कि स्टेट ने सेंटर को पकड़ के नहीं बनाया है, सेंटर ने स्टेट्स को बनाया है, तो स्टेट को तोड़ सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे माता पिता ने हमको बनाया, तो माता पिता हमको कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम माता पिता को कभी नहीं तोड़ सकते। समझ में आया? बाकी अच्छी बातें करता हूं। टेन्योर क्या है? 5 ईयर, मतलब लेकिन पार्लियामेंट कभी भी उसको तोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि सेंटर स्ट्रॉन्गर देन दी स्टेट।
ठीक है, टेन्योर कितना 5 साल का, क्लियर है। अब बात आते हैं कि विधान परिषद का टेन्योर कितना है। विधान परिषद का टेन्योर मतलब समय अवधि कितनी है, तो इसकी टोटल तो 6 साल आती है, लेकिन जो मैंने आपको राज्यसभा में पढ़ाया था कि इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिएगा अपने यहाँ पर इसकी शीट में कि दोस्तों इसके इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपको रेजिडेंट प्लस डोमिसाइल की जरूरत होती है। रेजिडेंस प्लस डोमिसाइल की जरूरत होती है। रेजिडेंस प्लस डोमिसाइल की जरूरत होती है। मतलब ये हुआ कि उस राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। उस राज्य का आपको स्थायी प्रमाण पत्र होना जरूरी है अगर आप उस राज्य से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका बेसिक था जो आपको स्टेट के बारे में जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने उम्र बता दी थी आपको यहाँ पर 30 साल। और अगर कोई बेसिक डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, हम वहां पे जरूर आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर इस तरह से पूरा होता है। और हमने गवर्नर जो छोड़ा है वो हमने आपको पता है कि प्रेसिडेंट में हम उसको अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे लेक्चर्स को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।